So it's 12. I think we can start now. Hello, and my name is Purnima. I'm with the CKS Foundation Center in Delhi. Welcome everyone to our second CKS Foundation Alumni Association event. I'm so glad कि आप लोग सब join कर पाए, उत्तराखंड से भी, दिल्ली से भी, मुंबई से भी, I think. Especially our esteemed guests from ECGC. ECGC, as some of you may know, is a staunch supporter for us, and our Uttarakhand centers especially are honored to be part of the ECGC family, and we are especially honored to have your presence in this event today. जैसे कि हमारे सीकेएस फाउंडेशन के साथी ऑलरेडी जानते हैं कि एक बार कोई छात्र सीकेएस फाउंडेशन ज्वाइन कर लेता है तो हम उसके साथ जुड़े ही रहते हैं, इवन जब वो स्कूल से ग्रेजुएट हो जाते हैं, कॉलेज से ग्रेजुएट हो जाते हैं, लेकिन हम ये एक रिश्ता कायम रखते हैं हमारे छात्रों के साथ जो आगे जाके बहुत ग्रेट चीजें करते हैं। ये बहुत स्पेशल एक रिश्ता है जो पिछले 10 साल से, जब से फाउंडेशन की शुरुआत हुई है, हमारे फाउंडर्स श्री सीके शर्मा और पूनम शर्मा जी और हमारा पूरा स्टाफ इस स्पेशल रिश्ते को कायम रखने में खूब मेहनत करती है। वी आर कमिटेड टू कीपिंग दोज रिलेशनशिप्स विद आवर स्टूडेंट्स अलाइव इवन आफ्टर दे पास आउट। तो ये सिलसिला तो शुरू से चल रहा है, लेकिन पिछले साल हमने इस रिश्ते को एक फॉर्मल रूप दिया इन द फॉर्म ऑफ अलुमनाई एसोसिएशन, व्हिच ब्रिंग्स टुगेदर फॉर्मर स्टूडेंट्स, our alumni from Uttarakhand as well as Delhi into one group. So it is also a unique place where people from different regional centers get to meet. हमारी alumni association की अध्यक्षा की president Miss नीलम है. I am actually doing her job for her क्योंकि वो इस वक्त एक low internet access area में है. I hope कि वो as an audience join कर पाएंगी. So I just want to quickly tell you कि ये क्या सीरीज है जो हमने किया है। तो as part of the formation of the alumni association, हमने इस साल से एक ये इंटरेस्टिंग वेबिनार सीरीज शुरू किया है जिसमें हम अपने alumnus से बात करते हैं कि आज वो कहाँ है, क्या अचीव किया है उन्होंने, और क्योंकि हमारे एसोसिएशन में बहुत ही ज्यादा टैलेंट है, बहुत ही बड़ी सोच लेके हमारे फाउंडेशन से बच्चे आगे गए हैं लाइफ में। सो वी वांट देयर स्टोरीज, उनकी कहानियां सब तक पहुंचे, उसी कोशिश में हमने ये वेबिनार सीरीज शुरू किया है। पिछले सेशन में अगर आप जुड़े थे तो आप शायद दीपक से मिले थे। दीपक जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस मैराथन साइक्लिस्ट कह दीजिए, दैट इज हिज हॉबी व्हिच ही डज इन हिज फ्री टाइम, एंड ही डज great things with that hobby of his. Since that time, उस वेबिनार से कुछ अरसा हो गया है, मैं आपके साथ एक वो शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि हमारे अलुमनाई इस बीच में काफी बिजी रहे हैं, एंड आज ही सुबह हमारे ग्रुप में एक बहुत ही फैंटास्टिक न्यूज शेयर हो रही थी। तो बस छोटी सी झलक मैं देना चाहती हूँ आपको, और वो है अनुज, हमारे ओरिजिनल CKSF फर्स्ट बैच ऑफ 2010 के अलुमनस हैं, और he has achieved great things in the last year. He's always been a great student, but especially in the last year and this year, he has become one of our alumnus to go global. He's working in the hospitality sector internationally in Mauritius, and he sent this photo in just this morning from Port Louis. We are exceedingly proud of him. और उसी वेन में एक्चुअली मैं आज इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ आज के बहुत खास हमारे CKS एलुमनस, जो कि है आशीष बिष्ट। उत्तराखंड के जो है हमारे साथी वो डेफिनेटली आशीष को जानते होंगे। आशीष ने 2017 में CKS फाउंडेशन चंद्रनगर ज्वाइन किया, और उस वक्त वो दे रहे थे जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम, जो जीप एग्जाम है टेक्निकल एजुकेशन और टेक्निकल कोर्सेज के लिए। वो एग्जाम ज्वाइन को में सक्सेसफुल होने के लिए उन्होंने CKS फाउंडेशन ज्वाइन किया था, और यहाँ उनकी मुलाकात हो गई हमारी अमेजिंग स्टाफ से, इंक्लूडिंग हमारे प्रोजेक्ट डायरेक्टर पंकज बिष्ट, जिनसे आप आगे मिलने वाले सेशन में। तो आशीष का जो प्रोफेशनल सफर था वो CKS फाउंडेशन में ही एक तरीके से शुरू हुआ।
वो सक्सेसफुल रहे अपने जीप एग्जाम में, और उन्होंने उसके बाद सब्सिक्वेंटली फार्मेसी का कोर्स किया। तो जब तक 2009 आया वो कोर्स से सक्सेसफुली ग्रेजुएट हुए, और वो बहुत एक्साइटेड थे अपनी न्यू जिंदगी शुरू करने के लिए, जो कि उनको एक बहुत ही अमेजिंग जॉब मिली रुद्रप्रयाग हॉस्पिटल में उत्तराखंड में, एंड ही स्टार्टेड वर्किंग फुल जोश में। लेकिन 3-4 महीने ही हुए थे कि एक भूकंप सा आ गया, ना सिर्फ उत्तराखंड में, ना सिर्फ दिल्ली में, ना सिर्फ इंडिया में, लेकिन पूरे वर्ल्ड में अराउंड 2020, जो कि आप सब जानते हैं कि क्या हुआ और कैसे हम सबकी जिंदगी एकदम से बदल गई। तो आगे क्या हुआ ये अब मैं थोड़ा कम बोलूंगी, और इसीलिए हमने आज आशीष को इनवाइट किया है। आगे बढ़ने से पहले मैं सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी कि इफ यू हैव क्वेश्चंस, अगर आपके मन में सवाल है आशीष को लेके या सीकेएस फाउंडेशन को लेके, आप थोड़ा सा एंड तक वेट करिए जब तक हमारी बातचीत कंप्लीट हो जाती है आशीष से, एंड देन आफ्टर दैट वी कैन हैव अ क्वेश्चन एंड आंसर सेशन subsequent to that. So welcome. Yes. Purnima, I just want to say they can also put it in the chat box and we can address it at the end. Yes, if you have, अगर आपके मन में सवाल है, if you have questions, please feel free to put it in the chat box. So I would like to invite Ashish. Ashish, welcome. थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन आप दे दीजिए कि इस वक्त आप कहाँ पे जॉब कर रहे हैं, और उस जॉब में आपको क्या क्या करना पड़ता है, आपका एवरेज दिन कैसे जाता है। मैम मेरा नाम आशीष सिंह बिष्ट है। आपकी आवाज नहीं आ रही आशीष, आपको मैम जी, माई सेल्फ आशीष सिंह बिष्ट मैम। मैं अभी मैम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रुद्रप्रयाग में फार्मासिस्ट के पद पे हूँ अभी जी। मैम एवरेज तो मैम ऐसा है, ड्यूटी मुझे मतलब 3 टाइम करनी पड़ती है, जैसे डे होगी, इवनिंग होगी और नाइट जी मैम। जैसे मतलब 6-8 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ती है जी। और में आप क्या क्या करते हैं, मतलब आपकी क्या क्या मेडिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं? जी मैम, एक तो पहले तो मैम जैसे कोई पेशेंट आ गया तो जो होता है ना, आप मतलब उसका जो भी होता है एड्रेस लिखना, जो भी है एज ए फार्मासिस्ट जो भी करता है, जैसे कुछ भी लिखना होता है, जैसे उसका एड्रेस हो गया, नाम हो गया उसके। आशीष आपकी आवाज कम आ रही है, आपका पहले एक्चुअली हेडफोन के बिना सही जा रहा था रिहर्सल में जाना। जी मैम। हाँ जी सॉरी आप। जी मैम, जैसे मतलब कोई पेशेंट आ गया तो जैसे उसका पहले एड्रेस लिखना, नाम लिखना पड़ता है, उसके मतलब जो अटेंडर है उसके साथ कौन आ रखा है, कहाँ का है वो, मतलब जो मैम ये है, पहले तो वो ड्यूटी है। उसके बाद मैम एज ए मतलब फार्मासिस्ट का काम होता है, जैसे डॉक्टर ने कोई दवाई वो कर दी, प्रिस्क्राइब कर दी, तो हमने वो दवाई देनी है उनको, हमें उन्हें समझाना है कि ये दवाई ऐसी खानी है, इससे ऐसा करना है, इससे ऐसा होगा, इतने टाइम खानी है जी ये। और उसके बाद जैसे कोई मतलब पेशेंट एडमिट हो गया एक्चुअली, तो एडमिट फॉर्म बनाना पड़ता है कि मतलब पेशेंट क्या दिक्कत हो रही है, फिर डॉक्टर को बुलाना पड़ता है कि सर ये ऐसी ऐसी दिक्कत है, ये पेशेंट को ये चीज हो रही है। जैसे हम एक्चुअली पहले बीपी स्टैट और उससे क्या बोलते हैं, उससे स्पेग्नोमेग्नोमीटर से पहले चेक करते हैं, उसका बीपी चेक कर दिया, पल्स जो भी वाइटल चेक कर दिए। वाइटल चेक करने के बाद उससे पहले सबसे पहले होता है उसकी ये ग्लूकोमीटर से उसका शुगर चेक करते हैं। शुगर चेक करने के बाद उसके बाद डॉक्टर को बुलाएंगे, डॉक्टर बोलेंगे कि मतलब ये दिक्कत है, ये हो गया, आप इस चीज में मतलब इसकी मेडिसिन शुरू कर लीजिए। तो हमें बताएंगे वो, तो हम वो करते हैं कि मतलब कि आपने ये दवाई खानी है, आपने ये करना है। तो आपका मतलब काफी बिजी दिन रहता है, आपका शेड्यूल काफी बिजी जी रहता मैम, जी मैम जी, तभी तो मैम जी बिल्कुल। है। मैं आप कुछ बोल रहे थे, बोलिए। जी नहीं आप नहीं मैम। अच्छा तो जैसे इंट्रो में हमने बोला कि अच्छा आपने ज्वाइन ही किया था अपना जॉब, 3-4 महीने ही जी हुए जी थे जब ये कोविड का दौर जी शुरू जी हुआ। तो जी अगर हम वापस उस शुरुआत के दौर में जाएं, जैसे मार्च अप्रैल 2020 के टाइम पे, जब जी कोविड के बारे में मतलब किसी को कुछ पता नहीं था, मेडिकल कम्युनिटी में भी डॉक्टर्स को भी कुछ कम जी जानकारी थी इसको लेकर। तो जी जब पहले पहले आप तक ये न्यूज पहुंची, इस बीमारी की न्यूज पहुंची, तो जी जी आपने
एक तो क्या सोचा और फिर आपने अपने आप को कैसे प्रिपेयर किया, मेंटली हो या कैसे भी हो, थोड़ा शेयर जी करेंगे? जी जी मैम, एक्चुअली मतलब जैसे कोविड आया तो उस टाइम ऐसा शौक हो गया था कि मतलब ये कैसी बीमारी है, मतलब होता है ना, मतलब बीमारी तो कई तरह की होती है, लेकिन ये बीमारी कुछ अलग ही थी कि ना किसी से मिलना, ना किसी से जुलना, किसी से कुछ, मतलब 1 मीटर की दूरी बना के रखो, आप ये करो, ये करना है, वैसे करना है। तो मैम ये बीमारी को जैसे आई नहीं नहीं आई बीमारी, ज्वाइन हुआ था मैं, तो इन्होंने मेरी ड्यूटी एक्चुअली सीधे, मतलब आते ही, पहले मैं मेडिसिन वार्ड में था, सॉरी मेडिसिन में था, तो इन्होंने सीधे बोला कि आप कोविड में ड्यूटी करोगे उस टाइम, कि आप सीधे कोविड में चले जाओ, कि आपकी मतलब वहाँ ऐसे फार्मेसी की जरूरत पड़ रही थी ना, कि मेडिसिन कैसे देने, किसको क्या देने, क्या क्या होगा। तो ठीक है, मैंने कहा मैम हाँ, जैसे कि मैं चला जाऊंगा। तो उस टाइम वहाँ गया था एक्चुअली, पर क्या हुआ, तो थोड़ा डर जैसा लगता था कि मतलब कि कोविड का पेशेंट आ गया, तो होता ही है थोड़ा बहुत पहले पहले उसमें, कि हाँ थोड़ा डर लगे कि क्या होगा, कैसे होगा, मतलब कैसे मैनेज करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे जैसे मतलब वो होता रहा, वैसे मतलब आदमी उस चीज में ढल गया। तो अब मतलब ऐसे हो गया कि पूरे मतलब प्रिकॉशन के साथ हम मतलब पेशेंट को देखते थे, उसको मेडिसिन देना था। उसके बाद डॉक्टर आता था, डॉक्टर बोलता था कि हाँ आप ये कर लीजिए, ये दवाई देनी है, ये करना है, उसे हम मतलब पूरा मैनेज करके चलते थे। और मेरे साथ आप मतलब कह रहे वार्ड बॉय चलता हो, ये जी जो आप मैम। कह रहे हो कि धीरे धीरे हम ढल गए उसमें, जी लेकिन मतलब ये उस टाइम पे जितना भय था लोगों के मन में, जितना डर था लोगों के मन में, वो तो डॉक्टर्स के लिए तो और भी, मतलब डॉक्टर भी तो इंसान होते हैं, या जो जी मेडिकल प्रोफेशन में है वो भी तो इंसान होते हैं। तो जी जी थोड़ा सा उसके बारे में बताइए कि पर्सनली आपने कैसे, क्योंकि आपको फिर कोविड ड्यूटी में भी डाल दिया था, जी तो आपने अपने आप को क्या बोलकर अ, बोला कि नहीं अच्छा ठीक है ड्यूटी पे तो जाना है, पर आप आपके अंदर क्या बातचीत चल रही थी, थोड़ा उसके बारे में बताएंगे? जी मैम, उस टाइम तो ऐसा हो रहा था ना कि मतलब अचानक ही कोविड ड्यूटी में ड्यूटी लगा दी, और आते ही मैम जैसे अब पूरी प्रिकॉशन रखनी पड़ती थी, पूरी पीपी किट। और उस टाइम का महीना मतलब ऐसा है कि मार्च और कैसे होता, मतलब पूरी गर्मी से पूरी पीपी किट पहननी पड़ती थी हमें, कि मतलब अगर मतलब पेशेंट के सामने भी जाना है जैसे ना, तो पूरी पीपी किट पहननी पड़ती थी। तो ये मतलब ये होता था कि पूरी पीपी किट पहन के, तो मतलब डॉक्टर हमें बोला कि आप वहाँ चले जाओ। अब मेरे साथ स्टाफ नर्स और वार्ड बॉय आते थे, कि मतलब मैं बोलता था कि मतलब जैसे डॉक्टर ने मुझे कुछ दवाई वो कर दी, तो मैं उनको बोलता था, वार्ड बॉय को और स्टाफ नर्स को, कि आपने ये इंजेक्शन इनको लगाना है, इस चीज में ये काम आएगा, इस चीज में ये काम आएगा। ये था उस टाइम। तो जी आगे जाके जैसे शुरुआत में तो ज्यादातर मतलब फियर था, डर था, पर जी जैसे जैसे हफ्ते जाते गए और आप कोविड वार्ड में भी थे, तो जी मतलब मैं तो सोचूंगी कि इंसान एकदम से एग्जॉस्ट भी हो जाएगा, मेंटली भी एग्जॉस्ट हो जाएगा, फिजिकली भी जी एग्जॉस्ट हो जाएगा, थक जाएगा। तो जी वो थकान को कैसे आपने मैनेज किया, थोड़ा और थोड़ा उससे पहले, एक्चुअली थकान से पहले थोड़ा बताएंगे कि वर्कलोड कैसा था उन दिनों में, मतलब कितनी जी जी भारी तादाद में पेशेंट्स आते थे, क्या जी माहौल था उस वक्त? जी जी मैम, उस टाइम एक्चुअली ये था, जैसे हम मतलब पेशेंट के सामने कोई मतलब अटेंडर आ गया, उसके साथ कोई अटेंडर आ गया, तो हम उसे बोलते थे कि आप इनके सामने मत जाइए, आपको कोविड पहले आपकी कोविड जांच होगी, कोविड जांच के बाद अगर आप पॉजिटिव निकले, तो आप मतलब आपके लिए मतलब वार्ड बना रखे हैं, आप वहाँ चले जाना। तो मतलब पहले तो अटेंडर हमारी बात नहीं मानते थे, कि मतलब कि हमारे मतलब रिलेटिव, मतलब कोई भी जो उसके बेटा होगा, चाहे उसकी वाइफ होगी, कोई भी, तो आपने उसको कोविड पॉजिटिव कैसे निकाल दिया, कैसे वो कर दिया। तो मतलब हमारे से खुद वो करने आते थे हमारे पास, कि मतलब उस चीज में ऐसा था कि मतलब मैम हम काम करने के लिए तो आ ही रखे थे, लेकिन अगर अटेंडर ने कुछ बिना बात के कुछ कुछ भी बोल दिया, कुछ भी मतलब सुना दिया किसी ने भी बिना बात का, तो मैम उसमें थोड़ा मेंटली हो जाता था थोड़ा, कि मतलब डिप्रेशन में आ जाता था आदमी, कि ये क्यों हमें ऐसे बोल रहे हैं, हम इनकी तो मदद कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। और वर्कलोड की बात है मैम, तो जैसे वहाँ मेरी तो 8 घंटे ड्यूटी होती थी, तो कभी कभी मैम मतलब 12 घंटे 13 घंटे ऐसे ऐसे काम करना पड़ता था हमें, कि हम बाहर निकल ही नहीं पाते थे, कि अगर कोविड पेशेंट आ गया। तो ऐसा था उस टाइम कोविड का ये था कि हर मतलब दो मतलब हर 1 घंटे में कोविड पेशेंट आ ही रहा, हर 2 घंटे में कोविड पेशेंट आ ही रहा, तो उसकी तो ट्रीटमेंट तो करना ही था मैम, इस चक्कर में। जी
तो तो आपने जब हमारी पहली बार बात हुई थी फोन पर, जी तो आपने बोला था कि ना सिर्फ हॉस्पिटल के अंदर चैलेंजेस थे, लेकिन आपके मतलब निजी रूप में घर पे भी काफी आपको चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। तो जी वो थोड़ा एक्सपीरियंस बताएंगे, घर का जो एक्सपीरियंस था कोविड के टाइम जी पे? जी मैम, एक्चुअली तो घर वालों ने और पंकज सर ने तो बहुत सपोर्ट करा था मेरा उस चीज में। लेकिन घर वाले, देखो होता है कोविड में, मैं बोला कि मेरे पास मत आना, मैं अभी कोविड पेशेंट को देख के आ रखा हूँ। तो आपको मतलब घर वालों को होता है कि मैम मैंने कहा आपको मतलब दूसरे कमरे में, मैं दूसरे कमरे में रहता था। तो मतलब ऐसा था कि मैम जेल जेल जैसा था मैम, कि मतलब आप कमरे के अंदर ही रहना है, कि खाना आपके लिए मतलब बिल्कुल दरवाजे के बाहर पे रखा जा रहा है, कि आप उठाओगे फिर खाना। फिर ये है कि थाली भी मतलब मैम जैसे खाना खाना है तो एक थाली स्पेशल मेरे रूम पे रहती थी, एक वहां से खाना आता था उस थाली में वो करते थे। ऐसा था उस टाइम। तो मैंने घर वालों को ये बोला था, मैंने मेरे मेरे आसपास मत आना जब तक मैं कोविड चल रहा है, ये हो रहा है इस चीज में, तो आप मेरे पास मत आना इस चीज का। जी काफी मतलब मुश्किल साउंड कर रहा है, जी मतलब थोड़ा सा जी मानसिक रूप से भी ना। जी जी मैं कह रही हूँ थोड़ा मुश्किल साउंड कर रहा है मानसिक रूप से। मैं सोच रही हूँ कि अगर मैं पूरा दिन इतनी मेहनत करती, इतने जी टफ सिचुएशन में, और जब मैं घर आऊँ तभी भी मुझे अकेलापन महसूस होता है। काफी टफ टफ सिचुएशन साउंड कर रहा है। जी जी तो जी अभी अभी जो है 2 साल होने को आए हैं उस टाइम के। जी अभी थोड़ा ये बीमारी थोड़ी सी ऐसे लग रहा है थम रही है, जी और अब हमारे पास ये 2 साल का एक्सपीरियंस भी है कि ये अब हम थोड़ा और जानते हैं इस बीमारी के बारे में, इस जी बीमारी के साथ कैसे डील करते हैं ये भी थोड़ा जानते हैं। तो जी अब जब आप पीछे देखते हैं 2 साल जो बीते हैं, जी वो तो आपके करियर प्रोफेशनल लाइफ के इतने अहम 2 साल थे, शुरुआती दो जी साल थे। तो जी अब जब आप पीछे देखते हैं तो आपको क्या फीलिंग्स होती हैं, आप क्या सोचते हैं वो पिछले 2 साल के बारे में? जी मैम, मैं यही सोचता हूँ कि वो टाइम दोबारा ना आए मैम, सीधी सी बात है। वो दोबारा एक्चुअली उस टाइम तो ऐसा था कि आदमी ना किसी से मिलना ना जुलना, ना किसी को, खाली फोन फोन पे बात होती थी, चलो वीडियो कॉल पे बात कर ली, किसी से वो करना है, डॉक्टर से भी बोलना था कि सर हम ऐसी ऐसी बात है। तो मुझे खुद कोविड हुआ था, मैं खुद 15 दिन क्वारंटाइन था। मैं बिल्कुल घर वालों से अलग था। मेरे घर वालों ने मुझे बोला कि बेटा कि नहीं हो पाएगा, तुम घर आ जाओ। मैंने कहा नहीं। मैंने कहा जब जो ड्यूटी संभालनी है तो पूरी करनी है, मुझे ड्यूटी करनी है। मैं 15 दिन खुद क्वारंटीन हो रखा था। उस टाइम का मुझे पता था। मतलब किसी को कि मेरे घर वालों ने मुझे बोला कि ऐसा ये है कि वहाँ मत जाओ, अब हो गया, कोई बात नहीं, कहीं और जॉब कर लो, कि अपनी मतलब ऐसे मतलब अपनी दुकान ही खोल दो, मेडिसिन वो उसकी दुकान ही खोल दो, कि आप वहाँ मत जाओ। ऐसे था सीन। तो मैम इसी चक्कर में मैंने बोला कि नहीं, मैंने ड्यूटी करनी है, क्योंकि उस टाइम थोड़ा मतलब ये था कि मैम थोड़ा इंटरेस्ट भी आ रहा था उस चीज में ना, क्योंकि मैं नया नया भी था, मुझे सीखना भी था। लेकिन उस टाइम डर भी था अंदर से कि अगर मुझे कोविड हो गया, अगर मुझे कुछ हो गया, तो मेरे घर वाले एक बार बोल दिया था कि मत कर, ये वो मत कर। तो थोड़ा ये उस टाइम डर ये थी बस। तो इस दौर ने तो फिर मतलब आपको कुछ कुछ सीख दी होगी ना, कुछ लाइफ लर्निंग जो बोलते हैं। तो अगर मैं जी आपसे पूछूं कि ये जो दौर गुजरा है, जी इससे आपने सबसे बड़ी बात क्या सीखी? जी पर्सनली या प्रोफेशनली सबसे बड़ी बात आपने क्या सीखी? सीखा मैम खुद क्या? हेल्प, इस चीज में कि खुद हेल्प करो मैम। एक एक चीज है मैम, मैं पहले ऐसा था कि मैम मुझे कुछ भी नहीं आता था। मैं जैसे मतलब अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बता रहा हूँ। मुझे कुछ भी नहीं, मतलब जैसे एक्चुअली होता ना कि मैं लड़का हूँ, तो मुझे खाली मन में था कि चलो घर वाले हैं, घर वाले कर लेंगे, घर वाले ऐसे हैं, मतलब कर देंगे हर चीज के लिए। तो मैंने उस कोविड के दौर में मैंने हेल्प करना खुद सीखा, कि खुद खाना बनाओ, खुद ये करना है, खुद आप मतलब ये करना है, अपने कपड़े धोने हैं, अपने ये करना है, वो करना है। मैं खुद घर वालों के भरोसे रहता था उस टाइम। मैंने अपनी मतलब सेल्फ उस चीज सीखी मैंने, कि मतलब खुद हर चीज वो अपने वो करनी है। जी ये बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अनएक्सपेक्टेड आंसर था। अम, ठीक है, अभी अ, थोड़ा सा मैं कॉन्वर्सेशन को शिफ्ट करना चाहती हूँ। सीकेएस फाउंडेशन में जो आपने वक्त बिताया था, जी और आज भी मतलब आपके रिश्ते सीकेएस फाउंडेशन के पंकज सर से जी स्पेशली बहुत ही पक्के हैं। तो जी आपके जीवन में
सीकेएस सेंटर और उनके टीचर्स का आपको क्या लगता है, क्या योगदान रहा है आपके? मैम पहले तो मैं पंकज सर का बहुत बहुत, पहले तो सीकेएस फाउंडेशन का तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्हें मुझे मतलब आज यहाँ इस उसी वजह से मैं आज यहाँ पहुंचा हूँ। और पहले तो पंकज सर है, पंकज सर ने मेरे प्रति इतने वो करा कि आशीष ये करना है, आशीष ऐसा होगा, आशीष मतलब उनका पढ़ाने का तरीका ऐसा था कि जो जो भी चीज नेचर में हो रही हो ना मैम, जैसे तो वो मतलब उस चीज नेचर के बारे में जैसे कुछ भी हो रहा हो तो उस चीज में वो एक्सप्लेन करते थे, तो वो माइंड में तुरंत आ जाता था। उनका पढ़ाने का तरीका कुछ अलग था, उस चीज में मतलब अच्छा लगता था हमें ना। तो मतलब टीचरों का तो बहुत अच्छा योगदान रहा। पहले तो सीके फाउंडेशन का तो बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने आज मतलब मेरी हर चीज में हेल्प करी। मैं आज यहाँ उसी चीज में यहाँ तक पहुंचा हूँ, और फैमिली के सपोर्ट से और सीके फाउंडेशन के सपोर्ट से मैं आज यहाँ तक पहुंचा हूँ। तो उसी बात पे आपने मुझे एंट्री पॉइंट दे दिया। उसी बात पे अब मैं इस कॉन्वर्सेशन में आमंत्रित करना चाहती हूँ पंकज जी को। पंकज जी हमारे प्रोजेक्ट डायरेक्टर है सीकेएसएफ उत्तराखंड के। उसके अब 2 सेंटर्स हैं, चंद्रनगर में एक लर्निंग सेंटर है और एजुकेशन सेंटर है, सॉरी, एंड कंप्यूटर सेंटर है, एंड पोखरी में भी एक एजुकेशन सेंटर है, लाइब्रेरी है और कंप्यूटर सेंटर है। तो ये सब पंकज जी के नेतृत्व में है। वेलकम 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 पंकज सर। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मेरा आपसे सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि जो सेंटर्स हैं हमारे सीकेएसएफ के, ये हमारे एरिया के यंग लोगों को क्या क्या कोर्सेज ऑफर करता है, क्या क्या हेल्प पढ़ाई के सिलसिले में क्या क्या ऑफर करता है, और उसमें उनको क्या सपोर्ट मिलता है सीकेएस फाउंडेशन से, अगर आप थोड़ा सा बता सकते हैं। यस मैम। जो हमारे एरिया के जो बच्चे हैं उनको सीकेएस फाउंडेशन पहले तो फ्री एजुकेशन देता है, चाहे उनकी स्कूलिंग के बाद की जैसे साइंस हो या मैथ्स हो या फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो। और उसके साथ साथ हम कंप्यूटर की एजुकेशन भी देते हैं बच्चों को, क्योंकि यहाँ पे जो एरिया में हम लोग काम कर रहे हैं, इस एरिया में एक्चुअली कंप्यूटर सेंटर काफी दूर तक है नहीं। और जो कंप्यूटर सेंटर है भी, तो उनके पास जो कंप्यूटर होंगे वो मतलब जिस टाइम हमने पढ़ना सीखा था उस टाइम से मतलब काफी पुराने सिस्टम है, तो उस पर बच्चे सीख नहीं पाते हैं। और हमारे पास अभी जो कंप्यूटर हैं वो अभी जो 11th जनरेशन 10th जनरेशन चल रही है वो वाले हैं, तो उस पर बच्चे सीख रहे हैं और काफी फायदा उठा रहे हैं उसका जी। उसके साथ साथ हम जो ये बच्चे हैं जीप या जेईई मेंस की जो तैयारी करते हैं उसकी कोचिंग करवाते हैं हम लोग फ्री में। और उनके जो फॉर्म है, पहले बच्चों को यहाँ पे फॉर्म का पता नहीं रहता कि फॉर्म किस टाइम आते हैं, तो हम उनको बताते हैं कि ये फॉर्म की डेट है, इस टाइम आएंगे फॉर्म। तो वो बच्चे फिर तैयारी करते हैं, फिर उनके फॉर्म भरवाते हैं हम। फॉर्म भरने में भी उनकी हेल्प करते हैं हम, जो फॉर्म की फीस वगैरह है उसमें हेल्प करते हैं हम लोग जी। फिर उनकी जो बुकें आती हैं वो बुकें भी फाउंडेशन की तरफ से मिलती हैं उनको जी। तो मेरा दूसरा सवाल ये, एक तो आप पूरा प्रोसेस जो होता है जेईई जीप का, पूरे प्रोसेस, फॉर्म की जानकारी से लेके फॉर्म भरने से किताबें सब कुछ देना, प्लस क्लासेस, हर सब्जेक्ट के क्लासेस, प्लस एग्जाम के मॉक टेस्ट और प्रिपरेशन, मतलब पूरे प्रोसेस में आप उनके साथ रहते हैं। तो टीचर होने के नाते ना सिर्फ पढ़ाई में बल्कि प्रोफेशनल लाइफ में भी आगे जाके बच्चों को आप कैसे सपोर्ट करते हैं, थोड़ा सा अगर आप इसके बारे में बता सकते हैं। जी मैम। मेनली मैम जो टीचर का रोल होता है बच्चों को पढ़ाने, सिर्फ पढ़ाना ही एक रोल नहीं होता है टीचर का। टीचर का एक रोल होता है कि बच्चों को एक अच्छी शिक्षा देना है, कि सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, आपको एक नॉलेज होना चाहिए कि आप पढ़े लिखे हैं। और पढ़े लिखे हैं का मतलब ये होता है, एक तो ये है कि बहुत सारी डिग्रियां हैं हमारे पास, एक पढ़ा लिखा वो होता है। दूसरा पढ़ा लिखा ये है कि पढ़े लिखे होने के साथ साथ आप में कितनी मतलब मानवता है,
या अपने आसपास के जो भी हेल्पफुल लोग हैं उनकी किस तरह से हेल्प कर पाते हैं आप। कोई जरूरी नहीं फाइनेंशियली हेल्प करें, बहुत सारी हेल्प हो सकती है। तो इसीलिए हम जो बच्चे हैं उनसे कनेक्ट रह पाते हैं। और जिस टाइम हम जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं तो मैं तो स्पेशली बच्चों के साथ ऐसे फ्रेंडली रहता हूँ कि मतलब अगर दूर से देखेंगे तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि टीचर कौन है और स्टूडेंट कौन है। तो इसीलिए जो बच्चे हमारे एक्स स्टूडेंट वो हमारे संपर्क में रह पाते हैं। और जी, तो इसमें जैसे आशीष जैसे तो कई छात्र हैं जो अब सेंटर में हर रोज क्लासेस के लिए तो नहीं आते हैं, लाइफ में काफी आगे बढ़ रहे हैं। आप उनके साथ ये जो रिश्ता जोड़ के रखते हैं, उनको गाइडेंस, जैसे आशीष ने बताया कि कोविड के टाइम पर भी आपका साथ रहा था, जबकि आप एज अ टीचर बोल सकते थे कि नहीं अब तो वो चला गया है और मैं भी उसकी क्या मदद करूं हॉस्पिटल में। तो मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे कि इसमें आपका सेल्फ मोटिवेशन एज अ टीचर, एज एन एजुकेटर, आपका क्या रहता है? जी मैम, एक्चुअली जो ये बच्चे हैं जैसे पढ़ के जो चले ही जाते हैं वो संपर्क में इसीलिए रह पाते हैं क्योंकि हम जो हमारे टीचर हैं सारे वो उनके साथ हमेशा ऐसे व्यवहार करते हैं कि जैसे फ्रेंडली होंगे, एक दोस्त होंगे। तो होता क्या है, किसी भी बच्चे को अगर कुछ भी अगर सिखाना हो तो उसको सिखाने का मेरे हिसाब से बेस्ट तरीका यही है कि उस बच्चे की तरह सोचो, वैसे ही बन जाओ, बच्चा ही बन जाओ। तो फिर उस बच्चे को अच्छे से समझ समझ में आएगा और वो धीरे धीरे एक वो बिल्डअप हो जाता है, कनेक्शन हो जाता है टीचर और बच्चे का। हो जाता है तो उसको आप ऐसे इसलिए फिर बच्चे जैसे जैसे आगे बढ़ते रहते हैं तो फिर कांटेक्ट में रहते हैं और वो बताते रहते हैं कि सर अभी ये कर रहे हैं, अभी ये प्रॉब्लम आ रही सर। और कभी कभी कुछ बच्चे ऐसे हैं जैसे जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, तो सपोज बॉस ने डांट दिया, अब बच्चे हैं घर से डांट नहीं खाई और बॉस ने डांट दिया तो बच्चे कैसे होते हैं तो फिर वो मुझे बोलते हैं सर ऐसे हो गया। मैं कहा कोई नहीं, होता है बच्चे ऐसे नहीं, कि आपको थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। वो डांट रहे हैं तो भले के लिए डांट रहे होंगे और कहीं ना कहीं आपको उस डांट से कहीं ना कहीं सीखने को मिलेगा। जी तो आज जब आप अपने छात्रों को, और आज तो आशीष भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, इतना सक्सेसफुल देखते हैं जॉब में और लाइफ में, तो आपको क्या क्या महसूस होता है एज अ टीचर? मैम, एज ए टीचर तो मुझे काफी खुशी मिलती है, काफी गर्व महसूस होता है। और मैंने ये देखा कि जो हमारे एक्स स्टूडेंट हैं जो जॉब कर रहे हैं, चाहे जॉब नहीं कर रहे, कोई कॉलेज ही कर रहा है, तो उनको देखा मैंने कि वो अभी हेल्पफुल काफी है। जैसे लास्ट टाइम आशीष ने ही मैं गया था हॉस्पिटल में, थोड़ी सी दिक्कत आई थी तो आशीष ने काफी हेल्प करी थी। मुझे हॉस्पिटल गया था मैं तो आशीष ने खुद ही फॉर्म भरा, जो जो टेस्ट करने थे, ब्लड टेस्ट जो जो करने थे वो खुद ही, सर यहाँ आप ऐसा करो, ये मैं ब्लड ले रहा हूँ, वहां से मैं लेके आ जाऊंगा रिपोर्ट उसकी। जी, वैसे और बच्चे भी हैं, कॉलेज वाले काफी बच्चे हैं, वो अपने जूनियरों को क्या कर रहे हैं, जो जूनियर उनके अभी जो नए आए हैं तो उनको कुछ समझ में नहीं आता है तो वो खुद हेल्प करते हैं उनकी उनकी पढ़ाई में, या अपनी किताबें दे देते हैं उनको कि ये वाली किताब काफी हेल्पफुल है, इसको पढ़ लो। जी तो मेरा नेक्स्ट सवाल एक्चुअली आशीष आपसे है। जी मैम। हाँ, यहाँ पे एक्चुअली हमारे ऑडियंस में बहुत सारे लोग, बहुत सारे छात्र जुड़े हुए हैं हमारे दोनों तीनों सेंटर से। जी जी तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपका अभी तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ की शुरुआत ही हुई है, जी लेकिन शायद जब आप उनकी उम्र के थे तो आपके मन में काफी सपने थे, एक शायद आपने एक तरक्की का कोई सपना सोचा था। तो अगर आप सोच सकते कि अभी जो बच्चे देख रहे हैं शायद वो आप उनकी तरह एक टाइम पे थे, तो उस नजरिए से आप हमारे सीकेएस फाउंडेशन के छात्रों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? व्हाट वुड यू लाइक टू से टू आवर स्टूडेंट्स राइट नाउ? जी मैम। मैम एक्चुअली ड्रीम तो बहुत कुछ था मैम। एक्चुअली जो जैसे सीकेएस फाउंडेशन मैंने 2017 में ज्वाइन किया था, तो उस टाइम मतलब आदमी जैसे 12th पास करके आता है तो अपना मतलब
जैसे मतलब 10 ही साल में अपना उस फ्यूचर के बारे में सोचना शुरू कर देता है कि मुझे मतलब आगे करके क्या करना पड़ेगा। जैसे मैंने बायो रखी थी, कोई मैथ रखता है, कोई कुछ रखता है, कोई मतलब आर्ट साइड रखता है, कोई साइंस साइड रखता है। तो अब मतलब आप 10वीं से ही मतलब कोई भी छात्र हो, कोई स्टूडेंट हो, जो भी है, वो अपने फ्यूचर के बारे में सोचना शुरू कर देता है। जैसे मैंने बायो रखा था, तो मैं खुद ये चाहता था कि मैं डॉक्टर बनूं, मतलब नीट का पेपर क्लियर करूं, मतलब मैं क्या बोलते हैं एमबीबीएस करूं, ये था। लेकिन वो हो पाया नहीं, क्योंकि एमबीबीएस तो मैम इतने वो होता नहीं कि मतलब इतना पैसा है, इतना पैसा लगता है उसमें एमबीबीएस करने में, तो उसमें ये है वो है उसी चीज में। तो फैमिली ने मैंने बोला कि चलो ठीक है, कोई नहीं, मतलब फार्मेसी कर लेता हूँ तो कुछ मतलब हो जाएगा। तो फार्मेसी करने के बाद मैं जैसे 2019 में फार्मेसी करके आ गया था, तो तुरंत हॉस्पिटल में लग गया था। तो मतलब छात्रों को यही बोलना चाह रहा कि अगर आप मतलब क्या बोलते हैं कि अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे, तो आप मतलब 10वीं की परीक्षा पास होके आप अपनी फ्यूचर के बारे में सोच सकते हो कि आप मतलब क्या करना चाह रहे हैं। जी मतलब थोड़ा सा पहले से ही प्लानिंग शुरू कर लें। जी 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 मैम, एक्चुअली वही होता है मैम। मैंने लेट ही में सोचा था कि ये ऐसा होगा, लेकिन ये था कि मैं नीट का पेपर क्लियर करूंगा। एक बार नीट का पेपर भी दिया था, उसमें हुआ नहीं क्लियर। तो मतलब मैम ये था कि अगर गवर्नमेंट से हो जाता, गवर्नमेंट अगर नीट का पेपर अगर गवर्नमेंट से निकल जाता तो तब मैम ठीक था, लेकिन निकला नहीं, तो प्राइवेट से मैम इतना तो वो है नहीं। जी तो मतलब थोड़ा पहले से प्लानिंग करके निकले जी हमारे छात्र, इसी में जी आगे जाके उनको मदद मिले। जी जी मैम। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। मैम यही नहीं है कि आप मतलब मेडिकल लाइन में जाओ, कि मतलब कुछ भी कर सकते हैं आप। जिस हाँ चीज में आपका इंटरेस्ट है उसी चीज में जाओ। कोई कहीं होता, कोई सिंगिंग वाला होता, कोई साइकिलिंग वाला है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, वहां आप कहीं भी चले जाओ। एक ही चीज पे फोकस नहीं रखना पड़ता। राइट। जी थैंक यू, ये काफी जरूरी मैसेज था एक्चुअली। जी तो थैंक यू। ये वाला सिलसिला अभी हमारा कॉन्वर्सेशन का हम लोग आई थिंक यहाँ पे क्लोज करते हैं, क्योंकि मैं इनवाइट करना चाहती हूँ, आशीष जी आप बने रहिए। मैं इनवाइट करना चाहती हूँ हमारे फाउंडर प्रेसिडेंट सीके शर्मा सर को। सर प्लीज कम एंड से अ फ्यू वर्ड्स। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद पूर्णिमा जी कि आप मुझे मौका दे रही हैं। ये बहुत खुशी का मौका है हम लोगों के लिए कि हमारी एलुमनाई एसोसिएशन का जो क्लब है उसके बहुत ही जो इम्पोर्टेंट मेंबर हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, आशीष बिष्ट, उनसे हमारी वार्ता हो रही है। और पंकज बिष्ट सर जो हमारे प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं उत्तराखंड के, जो 2 सेंटर चला रहे हैं, पोखरी जो अभी नया खुला है पिछले साल, और चंदनगर जो पिछले 8 साल से खुला हुआ है, उसको चला रहे हैं। मैं यहाँ पर स्वागत करना चाहूँगा श्री मुथु कुमार स्वामी सेंथिलनाथन जी का, जो चेयरमैन सीएमडी हैं ईसीजीसी कॉरपोरेशन के, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। आपके सहयोग से, आपके सपोर्ट से हमारा एक बहुत बड़ा नया सेंटर पोखरी में खुला पिछले साल। उसी के कंप्यूटर सेंटर की बात पंकज कर रहे थे। द स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर्स है हमारे पास और बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, मैं हर एक का नाम तो नहीं ले सकता, मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स हैं, मेरे आईएएस के कोलीग्स हैं, और सारे मेरे बहुत सारे मित्र हैं। मैं उन सबों का अभिवादन करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि आप सबों ने समय निकाला और आज के मौके पर आया। आज बहुत इम्पोर्टेंट मौका है, आज बुद्ध पूर्णिमा है, तो इसलिए भी मैं समझता हूँ कि हमारा जो फंक्शन हो रहा है ये बहुत ही ऑस्पिशियस डे पर हो रहा है। ये मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा। मैं इनवाइट करना चाहूँगा आपको सर सेंथिलनाथन जी को कि आप 2 शब्द बच्चों से कहें, उनको प्रोत्साहन दें। आपके आने से यहाँ पर और बाकी जो हमारे गेस्ट आए हुए हैं उनके आने से हमारे बच्चों को प्रोत्साहन मिलता है, और मुझे खुशी है कि काफ़ी लोग हमारे फंक्शन में आए हुए हैं। मेन आइडिया ये है कि आपकी उपस्थिति से ही, आपकी प्रेजेंस से ही बच्चों को लगता है कि हमें कोई सुन रहा है, और उनको ये भी लगता है कि अगर इतने सारे यहाँ पर बड़े सक्सेसफुल लोग यहाँ पर हैं ऑडियंस में, मेरे कुछ आईएएस के कोलीग्स हैं, मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स हैं, थॉमस वेलिकप्पन जी तो पोखरी में ही थे, तो आपके आने से सीएमडी साहब
तो मेरे को बड़ा एक एनकरेजमेंट मिल रहा है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ 2 शब्द हमारे बच्चों से। थैंक यू शर्मा जी। मुझे भी बहुत खुशी है ये मीटिंग में ज्वाइन करने से। जब भी मैं आपको अलुमनी की बात सुन रहा हूँ, मुझे मेरा बेटे का याद आया था। He also was asked to do COVID duty as a doctor. So initially we were also worried and afraid. ये बीमारी तो नया है. Then same personal trauma that our student went through, my son also went through. But it is very great to know that young kids trained by our foundation has learned how to manage himself and how to come out successfully and render service to the society. In fact, this is what makes the entire effort worthwhile. My personal thanks to our student Ashish Bisht for the great service he has rendered, and for other kids also. The time will come when you will have to render service to the society, and I am confident the values instilled by the foundation will help you in coming out successfully in every walk of life and also contribute to the society. There are two things that comes to my mind that I should share with you. I thought I should share with you. I hope it is of interest or and also relevant to you. Last 1 or 2 months, I happened to chance upon a book called Learning How to Learn, Mind for Numbers. This was a book written by one doctor, Barbara Oakley. This is a book written by her. She was a great linguist. She learned Russian and Czechoslovakian language. She was a language specialist because she had a great fear of maths and science. So in very early in school and college, but she was very passionate about languages. She learned Russian and she became so fluent in Russian. When she speaks in Russian, it was very difficult to differentiate that Russian language is not her mother tongue. But after some time, when the American army reduced the language specialist, she found herself out of job. And then at some point of time, she has to find some job as a Russian language specialist. The only job that she can find is as an interpreter in tourist brew and all, which was not very attractive for her. So when she examined, some of her friends suggested, she found that it is only science and technology, engineering, mathematics, and the science like biological science, medical science, chemical science. These things have got a lot of openings, lot of opportunity for jobs, even at a middle age. She was forced to learn. So during that period of time, she had an extreme aversion for maths and science, but she overcome them. She thought about it, she overcome them, and in fact, she went on to do postgraduate in engineering and PhD in engineering mathematics, and she became a professor. But that is her personal achievement. But what she learned was that it is possible for human mind to train itself to learn very well any subject it wants to learn, provided certain methods are employed. So I would leave you to Google and find out, maybe if you can lay hands on the book, you can learn. But one thing that she told me that in the book that I read, it strikes me even today, and it is true in every walk of life, is that when you want to achieve something bigger in life and when you want to achieve some academic success, which is very big in life, it is not your one day effort, or it is not going to be your 10 दिन का और नहीं तो 15 दिन का पढ़ाई में नहीं होगा.
You have to attend for every day. Not necessarily that every day you have to study for 6 hours, 10 hours. No. When you are not able to afford time, put in at least half an hour every day. And some days you will be free from your household work. Some days you will be free from guests and other responsibilities. You will have full day to yourself. Those days increase your study hours to 4 hours, 5 hours. But other days put in at least half an hour, 45 minutes. What she said was, every day you add something to your knowledge bank. That will help you to deliver very big in a crucial time. Kids, this is true in every walk of life. You will enter into the world maybe after 3 years, 4 years as a learned adult on finding a job. You will get some job and where you will have to work and you will earn some money. But as you earn money, whatever you earn, keep something aside for your family for a rainy day, maybe at a future day. So leave at least say 10%, 20% save for a future. Maybe it not for help during the crisis time. Maybe it will come to your hand when you find a good opportunity of starting a business or investing in something. So if you start small, but if you are at it every day, you can learn very well. You can also become successful in life. That is true of savings. That is true of learning. Not only these two, it is also true of good habits like health. So my yoga teacher told me that you may not, I learned yoga from a teacher who is half of my age. I am 59 now. My teacher's age is 29. She taught me and she taught me around 22 yoga. If I do it completely, it used to take 1 hour, 15 minutes. So some days I used to do, some days I will not do. And when I told her that because of my office work, I am not able to allocate 1 hour, 15, she told me one thing. 1 hour, 15 minutes you can do when you find yourself, you have some time like Saturday, Sunday. But other days, at least please give 20 minutes to 30 minutes. Be at it every day. You do first 3 yoga for the first day, then next 3 yoga for the next day. But do your pranayama and your savasana regularly. But 20 minutes, every day you give 20 minutes, 25 minutes. You will find your health improving over a period of time, and you will also find yourself more productive in every walk of your work, not only in work and also in your learning. So believe me, so the same principle applies. So when we want to develop good health, when we want to develop good habits, when you want to develop good learning skills, when you want to develop good savings, you have to be constantly at it, if not in voluminous term, value as well as in minute amount. Put half an hour every day on your learning. If you want to master mathematics, every day half an hour you set aside for maths. Learn one sum or go through what you learned yesterday. Maybe when in the weekend or when you find extra time, spend time extra for learning that skill. So this, I find this concept is very, very useful. It does not tax your mind too much that I have to learn so much. No, you just set it, okay, today I will spend half an hour. Today I am free, I will spend 1 hour. Like that you spend. And over a period of time, maybe a matter of 1 or 2 years, you will find you are raring to go, and you are also have enough knowledge as well as interest in accomplishing whatever you want to study for hours together, and also your skill sets will improve miles together. And so with these words, I would like to stop here. Best wishes to all of you. And I wish that all of you will learn to improve your life. And while improving your life, at some point of time, you will also start contributing to the society, so that as a society, all of us will have a better life again. With these words, I would like to say my best wishes once again to all of you. And we are very happy to be associated with CKS Foundation, and also chance to
meet you online, and hopefully very soon we will try to meet you physically also. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you so much, sir. And very important things, I think, not just for students, although my studying life is far behind me, I thought I can still incorporate everything you are saying. So thank you so much for just being so generous with your time as well. We really appreciate it. I would like to invite all our members of our audience now. If anyone has any questions for Ashish or for Pankaj sir from our Uttarakhand centers, किसी के मन में कोई सवाल है आशीष के लिए, ये मैं बच्चों से भी पूछ रही हूँ. अगर हमारे अलग अलग सेंटर से छात्र देख रहे हैं, आपको क्या कुछ पूछना है आशीष से, तो आप जरूर पूछिए प्लीज, यही वक्त है. और सिर्फ छात्र नहीं, बड़े लोग भी, इवन द ओल्डर पीपल कैन आस्क. I want to ask one question to Ashish. Please, sir, please. Yes, Ashish, how do your parents feel now? हेलो. Yes, Ashish. हाँ आशीष. जी सर. How do your parents feel now after your COVID-related service? Your जी. parents feel proud of you, or they are Yes. still afraid? आपके जो पेरेंट्स हैं, मम्मी पापा हैं, आपके घर में जो लोग हैं, अब वो आपके बारे में क्या सोचते हैं? ये आप इस दौर से निकले हैं, आपने जूझा, आप कोविड वॉरियर हैं, क्या वो आप आर दे प्राउड ऑफ यू? क्या वो प्राउड फील करते? थोड़ा शेयर करेंगे? जी मैम. अब तो मैम पहले तो मेरे फैमिली बोल रही थी कि इस चीज को छोड़ो, ये है कि आपको कोविड हो गया है, आप मतलब घर आ जाइए, आप मतलब ज्यादा उस चीज में मत जाओ. तो उस टाइम घर वालों को तो खुद डर था, मुझे भी हल्का हल्का डर था. तो धीरे धीरे जैसे मैंने इसमें मैनेज कर दिया, तो मेरी फैमिली वाले भी मुझे सपोर्ट करने बैठ गए कि आप अच्छा काम कर रहे हो, मतलब किसी की जिंदगी बचा रहे हो, आप मतलब ये कर रहे हो. तो बाद में मतलब मेरे घर वालों को खुद मुझे मतलब प्राउड होने बैठ गया कि आप मतलब सही काम कर रहे हैं. हाँ, अपने मतलब उस टाइम अगर आप ऐसे छोड़ के चले जाते तो मतलब हमारा सर मतलब ऐसे ऊंचा नहीं होता. कोई भी मतलब सीधी सी बात है कि मेरे को तो कोई बोलेगा नहीं, लेकिन एक्चुअली कोई मतलब मेरे फादर से कोई, मेरी मदर से कोई मिलता था तो ऐसे बोलते थे कि हाँ आपका लड़का वहाँ है, कि इतनी अच्छी जॉब कर रहा है, मतलब ऐसा बचा रहा है पेशेंट को. कहीं आते थे, जैसे मेरे पास आते थे कोई भी, तो जैसे मैंने किसी को ट्रीटमेंट दे दिया तो मतलब मेरे पे तो जो भी बोलना था, जो भी करना था वो तो बोल देता, लेकिन मेरे घर वालों को बोलते थे कि हाँ आपका लड़का अच्छा है, वहाँ ऐसी जॉब कर रहा है, मतलब इस चीज में हमारी इतनी हेल्प करता है. तो उनको थोड़ा ये होता था कि हाँ कि मेरा लड़का मतलब उस चीज में अच्छे वो कर रहा है. जी. अमेजिंग, अमेजिंग, वेरी हैप्पी. अब आपको कोई टेंशन नहीं है उस पॉइंट ऑफ व्यू पे. मेरे मन में एक सवाल था आपके लिए कि अब आपके आगे के लाइफ, आप फ्यूचर के बारे में क्या सोच रहे हैं और आपके क्या प्लान्स हैं? जी मैम. अच्छा, आगे के लिए? हाँ, आगे. जी मैम, अभी तो मैम इसी जॉब में है. एक्चुअली ये था हमारा, ये है ना, जैसे मैम टेंडर बेस पे थे हम, कि मतलब जैसे कोविड लगा था तो मैं एक्चुअली अप्रेंटिस करने आया था यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में. तो अप्रेंटिस हो गया था, तो मैंने अपना जो फार्मेसी का रजिस्ट्रेशन होता है वो कर दिया था. तो जैसे मतलब यहाँ जैसे आए तो हम टेंडर बेस पे लगे थे कि मतलब जैसे कोविड आ गया था तो मतलब रिक्वायरमेंट थी कि जगह जगह से कि मतलब स्टाफ इकट्ठे करो, मतलब उस चीज में. जैसे अभी कोविड चला गया तो एक्चुअली ये अब मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने भी ये बोल दिया है कि आप मतलब कहीं और देख लो जॉब, बोल के मतलब आप निकाले जा सकते हो कि बीच में कहीं भी कभी भी कुछ हो सकता है. तो उस टाइम कोविड में तो हमें लगा दिया था, लेकिन अब ऐसे बोलने मतलब आया था हमारे पे, नोटिस आया था ना कि आप मतलब कभी भी वो निकाले जा सकते हो. तो इसलिए मतलब फ्यूचर में या तो अब फार्मेसी देखनी पड़ेगी, किसी हॉस्पिटल में भी जॉब करना पड़ेगा. जी. किसी और के पास कोई सवाल? मैं एक्चुअली यस मैम, हमारी क्लास से एक सवाल है एक बच्चे का. चालू प्लीज आस्क, कम हियर. प्लीज गो अहेड, प्लीज आस्क. पूछो. सर, जब आप पेशेंट के साथ डील कर रहे थे तो आपको कैसा फील हुआ? जी.
जब आप पेशेंट के साथ डील कर रहे थे तो आपको कैसा फील हुआ? मैम उस टाइम ऐसा था कि जैसे मतलब पेशेंट के साथ हमने डील कर दी कि मतलब जैसे कोई कोविड पेशेंट आ गया हमारे पास, तो पहले तो उसे कोविड जांच होती थी। इंस्पायरेशन वाला कौन कोविड पूछेगा? जी विवेक, विवेक का क्वेश्चन था। उस हाँ, आप बोलिए आशीष। जी हाँ, उस टाइम एक्चुअली ये था कि जैसे कोई भी कोविड पॉजिटिव मतलब पेशेंट आ गया हमारे पे, मतलब तो मतलब पहले तो सीधी सी बात है कि कोविड मतलब किसी के मन में ये नहीं था कि कोविड है। कहीं हमने जैसे किसी गांव से कोई मतलब पेशेंट आ गया हमारे पास कि मुझे फीवर हो रहा है, जैसे तो फीवर हो रहा है तो ठीक है, मतलब कब से फीवर हुआ, कब से फीवर हो रहा, कब से मतलब इस चीज में ना कि फीवर हो गया, तो एक्चुअली मतलब जैसे कोविड जांच कर दी वो पॉजिटिव निकल गया, तो उसके मतलब अटेंडर हमें बोलते थे कि आपने मतलब बिना बात की कोविड टेस्ट वो कर दी कि हमें पॉजिटिव निकाल दिया। तो हम मतलब हमारा फिर ऐसे ग्रुप जाता था, जैसे जिस गाँव का मतलब कोई भी पॉजिटिव निकल गया जैसे, तो हम वहाँ जाते थे, उनके गाँव जाते थे। तो जैसे गाँव में जैसे कोई भी मतलब प्रधान होता है जो गाँव का जो मेन वो होता है, तो उसे बोलते थे कि हम अपने गांव के जितने भी आप वो है तो हमें लिस्ट भेजिए, हम उनकी कोविड जांच करेंगे। तो ये उस टाइम ऐसे ही था, लेकिन मतलब कहीं मतलब जैसे फीवर हो रहा, कुछ भी हो रहा, जैसे किसी सांस लेने में दिक्कत आ रही है, किसी कुछ हो रहा, वो लोग मतलब घर ही बैठते थे, मतलब आते ही नहीं थे कि हाँ कि डर था कि कोविड आ गया, जो 15 दिन अंदर रखेंगे, पता नहीं कैसा होगा क्या होगा, यही सीन था उस टाइम। जी हाँ, प्रिया, आप पूछना चाह रहे हैं कुछ? मैं एक्चुअली आशीष आपसे पूछना चाह रही थी कि जैसे आपके गांव में, आपके परिवार में हो सकता है कि आप वन ऑफ द फ्यू लोग हैं जो इतना आगे पढ़ के आगे निकले हैं, तो जी क्या आपके पास हमारे बाकी बच्चों के लिए कोई एडवाइस है? उनकी भी लाइफ में स्ट्रगल्स होती हैं, वो होता है, तो कुछ आपके पास एडवाइस है उनके लिए कि उनको क्या करना चाहिए आगे बढ़ने के लिए या कुछ अपना अचीव करने के लिए? जी मैम, मतलब एक्चुअली ये है मैम, जैसे मतलब किसी को भी पहले तो अपने फ्यूचर के बारे में सोचना पड़ता है मैम। तो उस चीज के लिए जैसे मतलब लाइफ में हर चीज करनी पड़ती है, हर चीज मतलब हर चीज लाइफ में हर चीज करनी पड़ती है, जैसे ये खेलना भी पड़ता है, पढ़ाई भी करनी पड़ती है, ये भी करना पड़ता है, कभी मतलब घूमना पड़ता है, हर चीज करना पड़ता है इस चीज में। तो मैं उन बच्चों से यही बोलना चाहूंगा कि मतलब लाइफ में पढ़ाई को भी महत्व दो, अपने मतलब गेमिंग के लिए महत्व दो, अपने मतलब हर चीज मतलब जिसमें आदमी को लोड ना पड़े, उस चीज में आगे बढ़े, जैसे किसी चीज में भी। जी थैंक यू। जी मैम, हमारे एक स्टूडेंट के क्वेश्चन और है, हाँ, प्लीज विवेक। सर, जो आपने कोविड में इतने लोगों की मदद करी, तो सर आप ये किससे इंस्पायर था, आपकी इंस्पिरेशन कौन था? हाँ जी, आवाज नहीं आ रही। क्या बोलिए प्लीज। सर, जो आपने कोविड में इतने लोगों की मदद करी, तो सर वो आप किससे इंस्पायर्ड थे? जी क्वेश्चन है मैम विवेक का कि जो कोविड में आपने इतनी दिल से मेहनत करी और सभी जी लोगों की काफी केयरिंग करी, इसके लिए आपके इंस्पायरिंग कौन था? जी इंस्पायर आप किससे हुए? अच्छा, मतलब किससे वो हुए? जी, तो मतलब कोविड के टाइम पे तो ऐसा तो था नहीं, मतलब मदद तो करी थी। मदद चीज से ये था कि मैं अपनी ड्यूटी ऐसा करता था कि एज ए फैमिली की अपनी मतलब फीलिंग सारी मतलब कोई कोई ऐसा होता है कि आप कहीं भी हॉस्पिटल में कहीं भी चले जाओ, आपको मतलब यही आपको ऐसा लगता है कि यार ये मेरी मदद करेगा, ये कैसे होगा, क्या होगा ये। तो मैं ऐसा था कि मतलब मैं अपनी फैमिली की तरह मतलब जैसे मेरी फैमिली ने मुझे सरकार संस्कार दिए हैं, तो वैसे मतलब मैं वहाँ मतलब पेशेंट के अटेंडर को बोलता था कि हाँ हो जाएगा ठीक है आपका, आप चिंता ना करो, आपका ये मतलब आपका लड़का मतलब जो भी है एनीवे, तो मतलब ठीक हो जाएगा ऐसे, मतलब कि आप इस चीज के टेंशन मत लो कि आपका ट्रीटमेंट उसका ट्रीटमेंट हो रहा है, ये है, तो मतलब उनकी फैमिली को मुझे मतलब गुड विशेस मिलती थी कि हाँ कि बेटा हाँ आप मतलब सही बोल रहे हैं, आपका बात करने का तरीका अच्छा है। तो कोई कोई ऐसा होता है ना कि मैम कोई टेढ़ा टेढ़ा मुंह बात करता है, कोई मतलब होता ही है आपको तो। जी मैम, आई हैव अ क्वेश्चन। Pradeep sir, यस मैम। may I please interrupt you? Actually, I would just for a short while, I would like to invite CK sir back again, श्योर मैम, and then after that we will take your question. थैंक यू मैम।
हमारे बीच में CMD साहब हैं, उनका कोई और प्रोग्राम है, वो हमसे विदा लेना चाहते हैं। तो मैं आपको थैंक्स करना चाहूँगा सेंथिलनाथन जी कि आप आए और आपने बहुत विस्तार से हमारे बच्चों को कई अच्छी अच्छी बातें बताई। सबसे अच्छी बात ये बताई कि एक दिन में कुछ नहीं हो सकता, रोज हमको अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना चाहिए, तैयारी करनी चाहिए। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और मैं उम्मीद करूंगा, आशा करूंगा कि आगे भी हमें आपका सपोर्ट हमेशा मिलता है। धन्यवाद सेंथिलनाथन। थैंक यू सो मच। हम अपना प्रोग्राम जारी रखेंगे। थैंक यू फ्रॉम माय बिहाफ आल्सो। प्रदीप सर, आप सवाल पूछ रहे थे। यस मैम, जैसे हम जब कुछ भी अच्छा काम करते हैं तो लोग बहुत ही पॉजिटिव वे से हमारी तरफ देखते हैं, लेकिन हम हर किसी की हेल्प उस सिचुएशन में नहीं कर सकते जी। और ये ट्रू है। तो उस सिचुएशन को आपने कैसे डील किया? हाँ जी, सुनाई नहीं दिया थोड़ा। वो कह रहे थे कि कभी-कभी मतलब अक्सर लाइफ में ऐसी चीजें होती हैं जो एक्चुअली प्रदीप सर आप थोड़ा ऊंचा बोल के रिपीट करेंगे अपना? मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे कोविड में ज्यादातर लोगों ने उम्मीद करी होगी आपसे कि भाई आप उनका ट्रीटमेंट करें या उनकी केयरिंग करें, तो कई बार ऐसा होता है कि शिफ्ट की वजह से या किसी और रीजंस की वजह से आप जितनों की मदद करना चाहते हैं उतनों की नहीं कर पाते हैं। तो उस जगह आपने कैसे अपने आप को सेटिस्फाई किया या उस पर काम किया ताकि आप मैक्सिमम लोगों की मदद कर पाएं? क्योंकि एक पॉजिटिव व्यू बन जाता है उस टाइम पे कि हर एक व्यक्ति आपकी तरफ उम्मीद से देखता है कि भाई आप उसकी हेल्प करेंगे। जी हाँ, तो उस टाइम एक्चुअली ये सीन था कि कोविड के टाइम पे ना, तो जैसे हम कोई मतलब तो आदमी को मतलब किसी के साथ मतलब जैसे अटेंडर आ गया तो हमारे पास, तो जैसे मैं किसी की मदद कर रहा हूँ जैसे, तो उसने बोल दिया जैसे कि हाँ कि सर मेरा पेशेंट भी देखो आप, कि आप वहीं देख रहे हो। तो मैं मतलब जैसे मेरे दो तीन स्टाफ और थे, तो मैं उन्हें बोलता था कि आप वहाँ हेल्प कर लो, कोई बात नहीं। मतलब मैं भी खुद मतलब वर्कलोड की वजह से मतलब ये था कि मैम ज्यादा ही काम होता था हमारा ना, तो मतलब रिकॉर्ड भी बनाना होता था, पेशेंट भी देखना होता था, डॉक्टर के साथ भी जाना होता था, पेशेंट के वाइटल भी चेक करने होते थे, तो बहुत वो था हमारा उसमें ना। तो उस चीज में मतलब कि हम मैनेज ऐसे करते थे कि मतलब जैसे मेरे साथ जैसे 3 आदमी खड़े हैं, मतलब ये है कि मेरे जूनियर होंगे, सीनियर होंगे जो मेरे साथ थे, तो हम ऐसे मतलब एकता बना के चलते थे कि आप मतलब मेरा काम भी देखोगे, मैं आपका काम देखूंगा, ऐसे में मतलब मैनेज हो जाता था हमारा। थैंक यू आशीष। लोकेश ने अपना हैंड रेज किया हुआ है। लोकेश, आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं अपना सवाल। जी मैम। सवाल सर, यस मैम। सर, मेरा आशीष सर से एक क्वेश्चन है। क्या मेरी बात सुन रही हो आप सर? हाँ आप बोलिए। सर, ऐसा कोई रोल बताइए कि जिससे इस फार्मेसी में हमारा इंटरेस्ट बढ़े और हम लोगों की हेल्प कैसे करें सर? इंटरेस्ट बढ़े फार्मेसी में? फार्मेसी में। जी सर। जी, तो ये करना होता है, जैसे पहले तो अप्रेंटिस होता है ना, जैसे गवर्नमेंट किसी भी गवर्नमेंट में, जैसे आपने फार्मेसी 2 साल की कर ली, तो 2 साल करने के बाद आप इंटर्नशिप लेते हैं 3 महीने की। 3 महीने के बाद जैसे अब मतलब किसी की हेल्प करना चाह रहे हो, तो आप पहले क्या करोगे, जैसे इंटर्नशिप हो गई आपकी, मतलब रजिस्ट्रेशन हो गया, तो आप अगर मतलब जॉब की फाइंड करना चाह रहे हो, कहीं मतलब ढूंढना चाह रहे हो जॉब की, मैं किसी की लोगों की हेल्प हॉस्पिटल में करूं, ठीक है। तो आज की डेट में ये सीन है कि गवर्नमेंट जॉब मिलना फार्मेसी के लिए बहुत मुश्किल बात है, बहुत ही मतलब हर जगह से आपको पता ही है कि 2004 से अभी तक कि फार्मेसी के पद नहीं निकले हैं, कि एक भी कुछ नहीं हुआ। तो आप ये करोगे, जैसे सीधी सी बात है कि आप आजकल ओपन एक होता है NHM, और उसके आते हैं बीच में, मतलब ये है ओपनल है यहाँ देहरादून में ना, ओपनल ऑफिस है। जैसे आप जहाँ के भी होंगे, वहाँ कोई ओपनल ऑफिस हो, आप वहाँ अपना रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करा सकते हो।
तो उसमें आपका ये होता है कि जैसे कोई भी जॉब आ रही हो, जैसे गवर्नमेंट जॉब आ रही हो, चाहे कहीं पे आपकी रिक्वायरमेंट हो फार्मेसी की ना, तो आप उसमें लॉग इन करके मतलब आप अपने अपने क्या बोलते हैं अपना रजिस्ट्रेशन करा दिया, तो आपको वो कॉल करेंगे या आपको मतलब ऑनलाइन देखोगे तो आप उसमें आ जाओगे कि हाँ कि मतलब ये है, मतलब ये कोई मतलब इसने रजिस्ट्रेशन कर रखा है, इसने फार्मेसी करी हुई है, ये है। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि अगर आपको स्पष्ट रूप से इसके बारे में और जानना है, लोकेश या कोई और भी छात्र हो, तो आप मतलब ये सवाल मतलब इसका अलग से भी हम आशीष से इसका आंसर ले सकते हैं, और शायद पंकज जी भी इसमें मदद कर सकते हैं आपकी। अगर आपको स्पष्ट रूप से फार्मेसी के बारे में और जानना है तो ये इंफॉर्मेशन हम आपको पहुंचा सकते हैं इसमें हम। ठीक है मैम। तो अगर अभी आप कुछ पूर्णिमा आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही है। हाँ, नहीं मैं बस यही कहना चाह रही थी कि 1 भी बज गए और हमारा प्रोग्राम 1 घंटे का था। तो अगर किसी और के मन में सवाल है, क्योंकि ये तो हम तो बातचीत का सिलसिला कंटिन्यूअस रख सकते हैं, पता नहीं कब तक। मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि प्रदीप सर आप अभी कंप्यूटर पे है ना, लैपटॉप पे? क्या आपके पास स्क्रीनशॉट लेने की व्यवस्था है प्रदीप सर? मैम मैं लैपटॉप पर हूँ बट स्क्रीनशॉट तो नहीं होगा। अच्छा, बट मैं फोन से फोटोज क्लिक कर सकता हूँ। नहीं तो मैं यहाँ से कर लेती हूँ। मेरी एक रिक्वेस्ट है सबसे, अगर आप लोग सब अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं तो मैं जल्दी से स्क्रीनशॉट्स ले लूंगी कि हम लोग सब आज यहाँ गैदर। बस एक हो गया, एक और चाहिए। राइट, थैंक यू एवरीबॉडी। पूर्णिमा जी, वक्त निकाल के। हाँ जी पूर्णिमा जी। हाँ जी शर्मा जी। क्या मैं आपकी इजाजत से 2 शब्द बोल सकता हूँ? प्लीज प्लीज सर, प्लीज प्लीज। आपने काफी पहले ये फरमाया था कि कोई भी बुजुर्ग जो यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो भी अगर कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं। तो अभी मैं उस अवस्था में नहीं पहुंचा हूँ, क्यों बुजुर्ग तो हमारे सर सीके हैं, सीके शर्मा साहब, जिन्होंने फाउंडेशन को जन्म दिया है और इतने सारे बच्चों की जिंदगी को जन्म दे रहे हैं। मैं उनका एक पुराना साथी हूँ और अभी जवान समझता हूँ अपने आप को। प्लीज बोलिए। मैं सिर्फ बीच में इसलिए दखल दे रहा हूँ कि मैं सीके फाउंडेशन की तारीफ नहीं करना चाहता, लेकिन सीके फाउंडेशन के माध्यम से जो आप बच्चों का जीवन बना रहे हैं उससे बड़ा मेरे ख्याल से कोई पुण्य काम नहीं हो सकता है। उससे बड़ा कोई आप जीवन में काम नहीं कर सकते हैं कि दूसरों को जिंदगी का मार्गदर्शन देने के साथ साथ उनका जीवन बनाया जाए। आशीष भैया को मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं आपसे बड़ा हूँ उम्र में और आप जन्म से ही आशीष लेके आए हैं, तो मैं बड़ा होने के नाते आपको आशीष देना चाहता हूँ कि आप इतनी सी छोटी उम्र में इतने अच्छा काम करने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान आपको बहुत अच्छी आयु दे और अच्छा जीवन दे। मैं पूर्णिमा जी का भी, प्रियंका जी का भी, प्रदीप जी का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आपने मुझे इन्वाइट किया और इतना अच्छा कार्यक्रम बच्चों का देखने का मौका दिया। बहुत मुझे खुशी हुई और मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहता हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर वर्ड सर। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। तो एक्चुअली शर्मा जी आप ही ने इतने अच्छे पॉइंट पे हमको ला दिया है, तो मैं सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आपने आज छुट्टी वाले दिन हमारे साथ बिताया और वेरी स्पेशल थैंक्स टू चंद्रनगर एंड पोखरी सेंटर्स, वहाँ के सभी छात्र, सभी स्टाफ। स्पेशल थैंक्स टू पंकज जी, जिनके बिना ये प्रोग्राम आज आई थिंक पॉसिबल नहीं। आपने बुद्ध पूर्णिमा को जो प्रोग्राम रखा आपके नाम को सार्थक करने के लिए रखा है? नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा कोई प्लान नहीं था, ये ऐसे ही हो गया। मुझे ऐसा ही लगा, इसलिए मैंने आपसे पूछने की धृष्टता दी। नहीं। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस। थैंक यू एवरीबॉडी, बाय बाय। सीके सर, कैसे हो? प्रदर्शनी कैसी हो? बिल्कुल बढ़िया। गुड, डूइंग अ वंडरफुल जॉब, डूइंग अ वंडरफुल जॉब।
Thank you. Thanks a lot, Banwari Bhai Sahab. Thank अरे you. सर Your- प्रणाम प्रणाम हमारे For your presence, for your contribution, for the lovely words you have said. थैंक यू Thank you so much. Bye. Thank you. And thank you, Ashish. Thanks a lot. God bless you. Thank you, sir. Goodbye, everybody. Goodbye, everybody. Bye. Okay, sir. Thank you all of you. Thank you, all the children. Bye, Thank you. sir. Have a nice Bye bye. Bye bye, children. Take care of yourself. Look after yourself. Bye. Should I close the meeting? Yeah, should I close the meeting? Somebody has just Please, घंटे के बच्चे बोल दो। बाय। आप बाहर बैठे बैठे भी आपने इतना और लिया इतना एक्स्ट्रा लिया। Bye, 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 everyone. Priya, should I close the meeting? Oh, you're at the end of the meeting. Yes, sir. Yes. All Oh, right. I reached late. Sorry. Sorry, I should have. I was busy in a class, so I could not come earlier. I see. Yes, sir. But we'll put up the recording and we will send you the link for that, sir. Yeah, send me the link of the recording. Yeah. Thank you very much. Yeah. Can I talk to Mr. C.K. Sharma? Is he around? Yes, Ravi, I can see you. How are you? Hello, how are you? Sorry, at 12:30 I told you. Our 12:30 is your 1 o'clock. आज रात प्रोग्राम Often a difference. हाँ, हमें ये उम्मीद थी कि शायद 1:30 बजे तक चले। मैं बताना चाहूंगा कि रवि गार्गेश जी जो हैं ये उज्बेकिस्तान से हमारे साथ हिस्सा ले रहे हैं और आप स्कॉलर हैं, प्रोफेसर हैं वहाँ की यूनिवर्सिटी में। मुझे बड़ी खुशी है कि आप यहाँ पर आए। आपको देख के हमारे बच्चों को एक प्रोत्साहन मिलेगा कि भाई इतने बड़े स्कॉलर साहब हमारे साथ बैठे हैं, हम छोटे बच्चों के साथ बैठे हैं। So nice of you. Thank you for your kind words. आपकी जो इंस्टीट्यूशन है बहुत बढ़िया है. You're doing a wonderful job. And really, when people grow out of the institution from the NGO and work, become doctors and become responsible, और मजा आता है इनको देख के. It's very, very wonderful, very heartening. मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप ज्वाइन करें हमारे संग, आप आए। तो I'll stay in touch with you, Ravi. I'll contact you. I wish I could. I had time to attend the whole function. Yeah, I'll send the recording to you. Thank you very much. We'll WhatsApp and also send by mail the recording. Thank you very much. CK, I would also like to congratulate you and all your colleagues who have done wonderful work. And the whole program was just worth listening. I don't want to speak anything. That itself is an experience. So I'm just sharing my emotions. That's all. Thank you very much. And मैं Thank बच्चों को बताना चाहूंगा कि गोविंद स्वरूप जी मेरे बैचमेट हैं IAS में और हम लोग पिछले 50 साल से 51 साल से एक दूसरे को जानते हैं और हम लोग पहाड़ों में जगह जगह ट्रेनिंग में एक साथ रहे। थैंक यू गोविंद जी, आप आए, बहुत Okay. अच्छा। Okay. Thank you, CK. और गोविंद जी का बड़ा सपोर्ट रहता है हमारे फाउंडेशन को। मैं ये भी नहीं। आपको धन्यवाद देना चाहूंगा आपके सपोर्ट के लिए। नहीं, धन्यवाद क्या। Okay, then all the best to everyone. Bye bye. Bye bye. Purnima, you can end the meeting.